सो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता हूं और इलेक्ट्रिक कार से ट्रैवल करने पर हम सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं चार्जर ढूंढने के लिए। कितना पैसा डाले, कौन कौन से वॉलेट में पैसा डाले, कौन सी चार्जिंग एप्लीकेशन पे जाकर आपको चार्जर मिल रहा है। और बहुत सारी अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग ब्रांड्स आ चुकी है जिनके अलग अलग चार्जर अवेलेबल है। तो इन सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए एमजी लेकर आए हैं ई हब करके मोबाइल एप्लीकेशन, जिसकी मदद से आप अवेलेबल जो चार्जर है उनको देख सकते हो। पूरे अपने जो रूट होता है उस पर जितने भी चार्जर होते हैं उनको लोकेट कर सकते हो, क्या कॉस्टिंग है, अवेलेबल है या नहीं है, उन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से जानने की इस मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर आज वाले व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे। मैं हूं जोजो व्हीली और आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत सारे हम कंटेंट लेकर आते रहते हैं। अगर आपको ये सारे कंटेंट अच्छे लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला व्लॉग कौन सा बनाए। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और हाँ, साथ ही के अंदर इस व्लॉग में हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से आप अपनी इलेक्ट्रिक कार की रेंज और ज़्यादा अच्छी निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ई हब और ZS EV के साथ में ऑल ओवर इलेक्ट्रिक कार की रेंज बढ़ाने के एक्सपीरियंस को। सो दोस्तों, सबसे पहले हम ई हब मोबाइल एप्लीकेशन को ऑन करते हैं। नई एप्लीकेशन है, जैसे आप देखेंगे वैसे सर्चिंग फॉर नियरेस्ट जो भी आपके पास में जो चार्जर्स है वो आपको यहाँ दिखा रहा है। जैसे सबसे पहले ऊपर देखेंगे, यहाँ पर आप कोई सी लोकेशन जो भी सर्च करना चाहें वो लोकेशन सर्च कर सकते हैं। हम पीछे की तरफ चले जाते हैं, ऊपर की तरफ यहाँ आपके पास में बेसिक कुछ फिल्टर्स आते हैं जिसके अंदर जब आप जाते हैं तो अवेलेबल अगर कोई चार्जर है वो ही आप सेलेक्ट करें, कौन सा कनेक्टर आप यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CCS2 काम में लेना चाहते हैं, DC001 या फिर टाइप 2 चार्जर लेना चाहते हैं, क्योंकि हर आपकी जो गाड़ी होती है उसके स्पेसिफिक चार्जर ही तो आप सर्च करेंगे। उसके नीचे की तरफ कौन सी ब्रांड आप सर्च करना चाहते हैं। सपोज कीजिए मैं स्टैटिक के बहुत ज़्यादा चार्जर काम में ले रहा होता हूँ, तो आप एग्जैक्ट स्टैटिक भी सर्च कर सकते हैं, या जो भी आप ब्रांड करना चाहें काम में। हम इसे वापस नॉर्मल कर देते हैं, अनसेलेक्ट कर देते हैं। उसके नीचे की तरफ पेबल ऑप्शंस क्या क्या हैं कि वो पेबल है, नॉन पेबल है, फ्री है। हालांकि फ्री भारत देश में होता नहीं है कुछ भी, पर फिर भी वो भी आप सर्च कर सकते हो। और साथ के अंदर पब्लिक है या प्राइवेट है, दोनों चीज़ें आप सेलेक्ट कर ले। हम पीछे की तरफ आते हैं। अब जैसे ही आप जूम आउट या जूम इन करते हो, बिल्कुल गूगल मैप की तरह आपको अपने रूट पे बहुत सारे चार्जर्स दिखा रहे होते हैं। सेम टाइम नीचे की तरफ जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपके पास में एक डॉट है। जैसे आप डॉट पे कलेक्ट करते हैं, मतलब टैप करते हैं, वैसे ही आप एग्जैक्ट जहाँ पर भी खड़े होते हैं वो लोकेशन आ जाती है। इस वक्त हम जयपुर के पास में, और ऊपर उसी के साथ के अंदर एक ऑप्शन है जहां से आप कोई भी स्कैनर वगैरह के भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपके पास में सबसे पहले ई हब लिखा हुआ है, क्योंकि ये आपका मेन फ्रंट हो गया, जिसके साथ ही आप रूट भी प्लान कर सकते हैं, जो भी आप रूट पे जाना चाहें। सपोज कीजिए मैं चाहता हूं जयपुर से जाना, तो हमने जयपुर सर्च कर लिया, और एंड रूट करना चाहते हैं हम बीकानेर। अब दोस्तों एक मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई। अगर गलती होने के बाद में भी आप देखो कि एग्जैक्ट वही लोकेशन अप्रॉक्स उसने सजेस्ट करी है। जैसे हम बीकानेर पे गए, अब यहाँ आपके पास में आपके व्हीकल के हिसाब से आ रहा है मैक्स रेंज, मैं इसे 200 किलोमीटर कर देता हूँ। सो ये बनाई तो एमजी ने है, मगर अगर आप लोगों को कोई भी और कार, इलेक्ट्रिक कार ओनर है, तो भी आप ई हब जो मोबाइल एप्लीकेशन है दोस्तों, प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पर आपके पास में आ रहा है शो प्रिफर्ड चार्जर अबाउ, नीचे की तरफ चार्जर्स आ रहे हैं आपके पास में, जो कि जो भी रास्ते में पड़ेंगे वो, और नीचे की तरफ आपके पास में किस लोकेशन पर जाने पे आपकी गाड़ी की अप्रॉक्स क्या रेंज हो जाएगी, वो सारी चीज़ें आ रही है। जैसे आप इस तरफ जाते हैं वैसे ही, जैसे आप अगर सर्च करते हैं श्रीकर्णी हेरिटेज रिजॉर्ट चार्जिंग, तो अवेलेबल है, इन यूज़ है, ऑटोमेटिक तो अवेलेबल है। सेम टाइम CCS2 यहाँ पर लगा हुआ है, 60 किलोवाट का है। CCS2 का दूसरा वाला भी है 30 किलोवाट का, और इसके साथ ही आपके पास में ऑल ओवर इसकी लोकेशन आ जाती है। सेम टाइम पे इसकी क्या कॉस्ट है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि है कि पर जो किलोवाट आवर जो है 18.49 रुपीज़ है। फॉर एग्जांपल इसकी जगह हम यहाँ पर फतेहपुर मयूर जो होटल है उसका सर्च करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे डिटेल्स में गया वैसे 30 किलोवाट के 15 रुपये लग रहे हैं। तो आप इस तरीके से जो भी आपके लिए कॉस्ट इफिशिएंट है आप वो चार्जर भी ढूंढ सकते हैं। एंड सो सेम टाइम दोस्तों, जैसे ही आप इसके अंदर वापस ई हब हम सर्च करते हैं, जैसे हम यहाँ पर गए, यहाँ से हम बैक गए, बैक जाने पर नीचे की तरफ आपके पास में रूट एडिट और साथ के अंदर नेविगेशन अगर आप वहाँ पर करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली नेविगेट कर सकते हैं। बिल में आप जो भी यहाँ पर पे कर रहे हैं वो पे कर सकते हैं, मतलब आपको पता चलता रहेगा कि अभी तक आपने कहाँ का कौन कौन सा पेमेंट करा। प्रोफाइल में जाने पर हमने हमारी फ़ोटो, हमारी आईडी लगा रखी है, यहाँ पर जाके आप यूपीआई या कार्ड डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं। सेम टाइम अगर आपको कहीं पर रिजर्वेशन करने हो तो रिजर्वेशन बिल आप चेक कर सकते हैं। बिल चेक करने के साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके
पास में लैंग्वेजेस के बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। सो लोकल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश के अलावा भी आपको मिल रही होती है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और उसके साथ ही बेसिक प्राइवेसी सेटिंग एप्लीकेशन के बारे में बेसिक जो चीज़ें हैं वो। एंड सबसे अच्छी बात ये लगी कि रिपोर्ट एंड इशू, अगर आपको कहीं पर भी रिपोर्ट करनी हो किसी इशू से रिलेटेड तो आप कर सकते हैं। सो ये तो रही हमारे पास में एप्लीकेशन। अब हम क्या करते हैं, हम अगर सपोज करिए जयपुर में जा रहे हैं तो हम डायरेक्टली अगर स्टैटिक के चार्जर पर गए तो यहाँ पर आपके पास में व्यू चार्जर पे हम जा सकते हैं। व्यू चार्जर पर जाने के बाद में आप डायरेक्टली वहाँ पर नेविगेट भी हो सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली पार्टनर ऐप पे भी यहाँ से स्विच करना चाहें तो आप डायरेक्टली वो जो पार्टनर ऐप है उस पर जा सकते हैं। अभी वो अपडेट मांग रही स्टैटिक की ऐप। तो ये तो रही ऑल ओवर आपके पास में ई हब एप्लीकेशन से रिलेटेड बातें। अब हम क्या करते हैं, हमने गाड़ी ऑन ही कर रखी थी। अब दोस्तों इलेक्ट्रिक कार में बहुत बड़ा ही फनी काम होता है कि आपके पास में इलेक्ट्रिक कार में आवाज़ तो होती नहीं है, एसी ऑन रहता है तो आपको पता नहीं चलता। तो अब हम क्या करते हैं, हम सीधे के सीधे चलते हैं शहर के अंदर और आपको जो हमारा सेकंड फेज था उसके बारे में बताते हैं। सो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सबसे पहले आपको ई हब जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो कैसी लगी और आपकी क्या राय है कि क्या और सारी चीज़ें इसमें चेंज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी राय दूं तो स्टैटिक मोबाइल एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा काम में ले रहा होता हूं। वहां पर अवेलेबल तो है मगर उसके साथ में अगर चार्जर कनेक्टेड है और कोई दूसरा व्हीकल चार्ज हो रहा है तो ये आप लोगों को बता देती है कि कितनी देर के अंदर आप जो चार्ज कर रहे हैं अपने पूरा, मतलब कोई और व्हीकल जो चार्ज हो रहा है वो कितनी देर में चार्ज हो जाएगा, ताकि जब आप वहाँ पहुँचे तो आपकी अवेलेबिलिटी उसी हिसाब से प्लान हो सके। अब ये तो रही पहली चीज़। अब चलते चलते जो दूसरी चीज़ एडाज है उससे पहले हम आप लोगों को एक और चीज़ बता देते हैं। बहुत सारे लोग ना रेंज कॉशियस होते हैं कि किस प्रकार से आपकी जो कार है उसकी सबसे अच्छी रेंज आएगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है कंपनी से गाड़ी को सर्विस कराना एंड प्रॉपर टाइमिंग पे सर्विस कराना। वो तो चाहे कोई सा भी व्हीकल हो, माइलेज तभी अच्छा आता है। दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर है टायर प्रेशर। सो अगर मैं मेरे व्हीकल की बात करूं जो अभी मैं चला रहा हूं तो इसके अंदर आपको 40 PSI प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली कंपनी बता रही होती है। सो अगर आप पेट्रोल पंप पे जाते हो 35 डालते हैं, मगर अगर आप 40 PSI अगर आप रखते हैं तो आपकी गाड़ी के टायरों में क्योंकि प्रॉपर प्रेशर रहेगा तो अपने आप लेस फ्रिक्शन होने की वजह से आपका व्हीकल अच्छा चलेगा। दूसरा, ऑटोमेटिक हो नॉर्मल हो, अगर आप एग्रेसिव एक्सेलरेट करोगे और एग्रेसिव ब्रेकिंग करोगे तो आपकी गाड़ी की रेंज डिप्लॉय होगी ही होगी, चाहे कुछ भी कर लो। तो आप अगर तरीके से सलीके से ब्रेकिंग करेंगे और सलीके से ही एक्सेलरेट करेंगे तो नो डाउट आपके व्हीकल का अच्छा माइलेज आएगा ही आएगा। अब उसके साथ में क्योंकि ZS EV में आपको यहाँ मोड मिलते हैं तो अगर आप चाहें तो आप स्पोर्ट्स मोड में चलाएंगे तो आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, पर परफॉर्मेंस के साथ ही आपकी माइलेज कम हो जाएगी। सेम टाइम आपके पास में जब आप व्हीकल स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मल होता है, पर उसके साथ आपको यहाँ पर इको का ऑप्शन मिल रहा होता है जिसके अंदर आपकी रेंज अपने आप इंक्रीज हो जाती है। सो जब भी आप अच्छी रेंज लेना चाहते हैं इको में चलाओ, बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये व्हीकल। सो इको में भी आपको बहुत अच्छा माइलेज मिल रहा होता है। दूसरी चीज़, इधर की तरफ जब आप देखते हो तो आपके पास कर्ब्स लिखा हुआ है। सब व्हीकल में अलग अलग होता है पर बेसिक इलेक्ट्रिक व्हीकल में ना आपको रीजनरेशन का ऑप्शन मिलता है। हालांकि थोड़ा टफ सा लगता है एक नए इंसान को अडॉप्ट करने में कि यार जो भाई रीजनरेशन स्टार्ट करते ही गाड़ी थोड़ी सी अलग चलती, पर दोस्तों उसके दो बहुत बड़े फायदे। पहले, जैसे आप अपने व्हीकल को छोड़ते हो वैसे ही आप यहाँ देखो अपने आप इसका है ना स्लो होने लग जाती है। सो जैसे आपने एक्सेलरेट करा और स्लो करने लगे, आप यहाँ पर देखो कि अपने आप आपका व्हीकल जो है ये पावर गेन करने लग जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसकी वजह से आपकी ऑल ओवर जो गाड़ी की बैटरी वापस चार्ज होने लग जाएगी। जब हम देहरादून से वापस आ रहे थे तो मसूरी से नीचे आते वक्त क्योंकि पहाड़ी इलाका था, सो मेरी गाड़ी की बैटरी अपने आप रिचार्ज हुई है, विच इज़ एक अमेजिंग थिंग फॉर इलेक्ट्रिक कार। अब ये तो रही रीजनरेशन की बात, तो आप हाईएस्ट रीजनरेशन रखो, एक पैडल से आप अपनी गाड़ी को आराम से चला सकते हो, बार बार आपको ब्रेकिंग नहीं करनी पड़ेगी और आप उसी पैडल से वापस पैर हटा लो। दूसरी बहुत बड़ी चीज़, क्रूज कंट्रोल में कोशिश करो चलाने की, एंड अभी हम उसको टेस्ट भी करेंगे। ZS EV के अंदर आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है जिसमें अपने आप वो ब्रेकिंग कर रहा है, लेन में भी रह रही है, और उसके साथ ही जब आप गाड़ी चला रहे हो तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे आपका व्हीकल चल रहा होता है, जिसकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक कार जो है इसके अंदर बैटरी ना थोड़ी सेंसिटिव होती है टेम्परेचर से। सो आप ये हरदम नोटिस करोगे कि बहुत सारे लोगों ने गाड़ी सर्दी या गर्मी में ली तो उनकी रेंज में थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा होता है। अब हमें जब अच्छी
कम कॉस्ट के अंदर कोई गाड़ी मिल रही है तो उसके साथ में हमको थोड़ी सी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इलेक्ट्रिक कार के बारे में आपको ये कहूँगा कि भैया सब कुछ बहुत अच्छा है, पर अगर आप प्लान करके अपनी जर्नी को चलेंगे तो दोस्तों आप बहुत सारे रुपए भी बचाएंगे एंड सेम टाइम ये जो कहते हैं ना इंस्टेंट एक्सेलरेशन का मज़ा, उसके साथ में लो मेंटेनेंस व्हीकल चलाने का मज़ा है, सब उठाएंगे। पर क्योंकि ई हब जैसी एप्लीकेशंस है तो आप आराम से प्लान कर लो ना यार कि मेरी गाड़ी में इतनी तो रेंज है, फास्ट चार्जिंग करने पर इतनी इतनी दूरी में पहुंच जाता हूँ और वो सारी चीज़ें। दूसरा सवाल आप लोगों का मन में, पहले आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियो पे पूछा कि यार जो भाई जब हमारे पास में एक व्हीकल होता है जो कि डायरेक्ट फ्यूल पे चलता है तो हम हज़ार किलोमीटर वन गो चले जाते हैं, मगर वहीं आपके पास में इलेक्ट्रिक कार होती है तो उसके अंदर आपको रुकना पड़ेगा बहुत सारा। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, आप कितने ही महारथी हो, अगर आप एक गाड़ी चला रहे हो 250 किलोमीटर, मैं तो ये मानकर चल रहा हूँ कि मैं सिर्फ 250 किलोमीटर की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप 250 किलोमीटर अपने व्हीकल को चलाओगे तो उसके बाद में एक ब्रेक तो लोगे ना कुछ खाने के लिए, और लेना भी चाहिए, लगातार गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। तो अगर आप वन गो अपने व्हीकल को लेकर चलते हो तो उसके बाद में जब आप 250 किलोमीटर पे ब्रेक लेके अपने लिए डोसा ऑर्डर करके डोसा खाओगे, उतनी देर में आपकी गाड़ी वापस चार्ज हो जाती है एंड बड़ा ही स्मूथ काम होता है। आराम से प्लग इन करो, लॉक करो, जब तक आप कुछ खाकर आते हो तब तक न तो आपका कोई चार्जर निकाल सकता, आपको मोबाइल के ऊपर पता चलता रहता है कि मेरी गाड़ी कितनी देर में चार्ज हो रही है, और उसी के साथ में आपको ये भी पता चल जाता है कि कितनी देर में फुल चार्ज होगी। सेम टाइम दोस्तों जब भी आप व्हीकल चला रहे होते हो समय का बहुत बड़ा खेल होता है, क्योंकि सपोज करो मेरे पास सर्दी के टाइम में कार चला रहा हूँ तो सर्दी के अंदर थोड़ी सी रेंज कम होती है, मगर वहाँ एक बहुत बड़ा फ़ायदा मुझे मिलता है कि अगर मैं दिन में चला रहा हूँ तो न तो मुझे एसी चलाना पड़ता और न ही मुझे लाइट्स ऑन करनी पड़ती। मगर वहीं गर्मी में राजस्थान में तो आपको बहुत ज़्यादा एसी भी चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से ऑलरेडी आप समझ सकते हो ना कि आपके पास लिमिटेड बैटरी है जो कंज्यूम होंगी। इसीलिए बहुत सारे लोग जो सवाल पूछते हैं ना कि यार जो भाई कंपनी फ्रॉड कर रही है, कंपनी तो कह रही थी, मैं एक काम करता हूँ, मैं हल्की सी रोशनी बढ़ा देता हूँ क्योंकि हमारे पास में इलेक्ट्रिक सनरूफ है, सो आराम से अच्छी खासी वाइड आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, तो थोड़ी रोशनी तो होनी चाहिए एंड बाहर की तरफ वेदर भी अच्छा है। सो बेसिकली होता क्या है कि जो लोग ये कहते हैं कि जो भाई इलेक्ट्रिक कार में तो आपने कहा कि यार रेंज अच्छी मिलती है, रेंज कम मिल रही है, तो दोस्तों अगर आप एसी ऑन रखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं बारिश का सीन लेता हूँ, फुल एसी चल रहा है क्योंकि डिफॉग हो रहा है, उसके साथ रात का टाइम है आपने एसी ऑन कर रखा है, उसके साथ में लाइट्स भी ऑन कर रखी है, क्योंकि बारिश हो रही है तो आपने वाइपर भी फुल स्पीड में चला रखे हैं, म्यूजिक भी आप सुन रहे हो, उसके साथ ही आप अपनी गाड़ी को 150 की स्पीड से लगातार भगा रहे हो। अगर आप ये सारे काम करोगे तो भैया आप मुझे बताओ रेंज कहाँ से आएगी। अगर आप अपने घर में बिजली ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो बिल ज़्यादा आता है, तो दिस इज़ जस्ट लाइक सेम। तो वो एक फैक्टर आपका हो जाता है कि अगर आप सारी चीज़ें काम में लोगे तो रेंज फिर नहीं आ सकती। पर अगर आपको रेंज अच्छी लानी है तो हम उन टॉपिक को वापस दोहरा देते हैं। टायर प्रेशर अच्छा रखो, गाड़ी की मेंटेनेंस टाइम पर कराओ, सेम टाइम पर ऐसे रूट लो जहां पर हाईवे का पार्ट ज़्यादा आता है, आपको शहर में कम ब्रेकिंग करने जैसा पार्ट नहीं आए, रीजनरेशन फुल रखो, और उसके साथ ही आप अपनी गाड़ी को घर पे हरदम जो चार्ज करते हो चार्ज करो, और उसके साथ जब भी आप बाहर जाओ फास्ट चार्जर काम में लोगे तो 45 मिनट्स वगैरह में आराम से आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। अब अगला फैक्टर क्रूज कंट्रोल कैसे काम में लेते हैं और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल कितना इफेक्टिव है, इस चीज़ को भी जानते हैं। तो अब दोस्तों आप लोगों को बताते हैं कि अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल काम कैसे करता है। सो जैसे आप देखेंगे अभी अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हमने ऑफ कर दिया, अब हमने वापस ऑन करा, हल्का सा एक्सेलरेट करा, 30 से ऊपर आपकी स्पीड होनी चाहिए, और उसके बाद में जैसे आप क्रूज कंट्रोल ऑन करते हैं, अभी अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल चालू है, सामने वाला जो व्हीकल है उसके रेफरेंस में आप चल रहे हैं, हम एक्सेलरेट करेंगे, वी आर गुड टू गो। जैसे ही आपने एक्सेलरेशन छोड़ा, अब देखो पैर मैंने ऊपर कर रखा है मगर सामने की तरफ व्हीकल आगे मेरा नहीं बढ़ रहा, पीछे की तरफ एक व्हीकल आ रहा है। अब मैं जैसे ही बाहर की तरफ निकलता हूँ वैसे आई एम गुड टू गो, और इधर भी एक बाइक आ रही है। सो दोस्तों एक तो ZS EV के अंदर आपको जो अच्छा फीचर मिलता है ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन। जैसे कोई व्हीकल पास आता है अपने आप मिरर के ऊपर जो लाइट है वो ब्लिंक करने लग जाती है, ताकि आपको यहाँ पता चल जाए कि कोई भी व्हीकल आ रहा है। उसके साथ में जैसे आप नॉर्मल चल रहे हो, पहले तो यहाँ ये जो रास्ते हैं इनके ऊपर क्रूज कंट्रोल बहुत ज़्यादा सेंसिबल नहीं होता जब तक कि आप हाईवे पर ना हो, पर हमने सोचा अब देखो यहाँ पर ये लाइट आई क्योंकि पास में व्हीकल आ रहा था, अभी आपका नॉर्मल क्रूज कंट्रोल चालू है,
हम थोड़ा सा, अब देखो फिर से एक व्हीकल आ रहा है तो यहाँ लाइट चालू हो गई। नीचे से हमने क्रूज़ कंट्रोल को बढ़ाया। अब जैसे ही हमने 70 करा इस क्रूज़ कंट्रोल को 80, तो 80 पर हमने क्रूज़ कंट्रोल सेट कर दिया, जिसके बाद में आराम से हम बिना किसी प्रॉब्लम जा रहे हैं। अब सपोज़ करो कोई भी प्रॉब्लम आती है, सपोज़ करो कोई व्हीकल आता है, तो अपने आप हमारा व्हीकल स्लो हो जाएगा। अब आप एक चीज़ ने नोटिस करी, मेरा व्हीकल जो है ये लेन में रहने की कोशिश करा। आप देखो लेन से बाहर की तरफ आते ही अपने आप स्टेयरिंग जो है ये इसको अंदर की तरफ लेकर आ रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ लेन असिस्टेंस है, सामने की तरफ जो लाइन्स है वो अपने आप इसको लेन में लेकर आ रही है। अब ये जो चीज़ है, आप मुझे बोलोगे कि जो भाई भारत देश के अंदर लेन असिस्टेंस कोई काम का नहीं है, तो भैया मैं आपको बताता हूँ अभी लेन असिस्टेंस का एक्चुअल फ़ायदा क्या है। पहले एक बार हॉर्न बजा देते हैं, सामने कोई आ रहा है। सो बेसिकली आप ये देखो दोस्तों, आज के टाइम ना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं क्योंकि आप एक ऑर्डिनरी क्रूज़ कंट्रोल वहाँ पर ऑन करके रखते हो, और क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल ऑन है, आप बैठे हुए नॉर्मल हो तो आपको नींद आने लग जाती है। पर इस केस के अंदर आपका स्टीयरिंग क्योंकि अपने आप काम कर रहा होता है, तो वो ऐसा नहीं है कि आप बगल में बैठकर पत्तियां खेल रहे हो, मगर आप ये देखो कि जैसे आप असिस्टेंस बाहर की तरफ हुए, अपने आप आपका स्टीयरिंग उस चीज़ को मैनेज करने लग गया। आप देख सकते हो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे इसमें ये लगी कि सामने बाइक है तो यहाँ पे बाइक दिखा रहा है, ऐसा नहीं कार दिखा रहा है। और अगर बगल से कोई व्हीकल जा भी रहा होता है ना, तो भी आपको यहाँ पर व्हीकल दिखाने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो व्हीकल है सामने की तरफ, इसके साथ में लेफ्ट की तरफ एक बाइकर जा रहे हैं, तो आप यहाँ नोटिस करोगे लेफ्ट वाले बाइकर के लिए कोने पर यहाँ पर आपके पास में अलग से एक बाइक बनी हुई आ रही है, जो कि नॉर्मल क्रूज़ कंट्रोल के कंपेयर में थोड़ा सा और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। आप ब्रेक लगाओगे, क्रूज़ कंट्रोल डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से डीएक्टिवेट नहीं करना चाहते तो नीचे की तरफ पॉइंट है, यहाँ से आप इसको डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो आपको अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल में ZS-EV में पहली चीज़ जो मिलती है वो मिलती है अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, कोलिजन ब्रेकिंग। एक एक करके मैं बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ। सबसे पहली चीज़, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का मतलब हो गया कि जब भी आप अपनी गाड़ी लेके चल रहे हो, भाई साहब खड्डे देखो यार, वो तो ये कार है इसलिए सारी चीज़ें सर्वाइव कर जाती है, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, नहीं तो थिंग्स आर सुपर बैड। सो पहली चीज़, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल काम कैसे करेगा कि जब भी आप अपनी गाड़ी को क्रूज़ कंट्रोल पे लगा के रखते हो, सामने व्हीकल आएगा, अपने आप स्लो डाउन हो जाएगी। दूसरी चीज़, कोलिजन जो अवॉइडेंस के लिए आपके पास में इमरजेंसी ब्रेकिंग मिलती है, बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत बार आपको और मुझको पता भी नहीं चलता, एकदम से कोई चीज़ हमारे बीच में आती है, गाड़ी उसे डिटेक्ट करती है, आपके स्टीयरिंग को वाइब्रेट कराती है और हल्के से ब्रेक मारती है, जिसकी वजह से वो कई बार अवॉइड हो जाता है। एंड थर्ड, बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि भैया ब्रेकिंग हुई तो पीछे वाला व्हीकल टकरा जाएगा। यार दोस्तों, सामने वाले की ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है या गाड़ी? आप तो मुझे इस बात पे कमेंट कर दो। और तीसरी चीज़ जो इसमें आती है वो लेन असिस्टेंस है। अब लेन असिस्टेंस इतना इमरजेंसी इंपॉर्टेंट फीचर है कि आपकी गाड़ी अगर लेन में नहीं रखनी बंद कर दो, मगर जब आप हाईवे पे जा रहे हो जहाँ आपको ये लग रहा है कि सामने की तरफ व्हीकल आ रहा है, उस केस के अंदर तो नो डाउट आपको लेन असिस्टेंस रखना चाहिए। जब भी मैं अभी दिल्ली हाईवे से आया, फुल एडाज ऑन है, आराम से पैर में नीचे करके बैठा हुआ हूँ और उसके बाद में गाड़ी अपने आप चल रही है। ऑल्दो बारिश स्मोक में कंपनी रिकमेंड नहीं करती कि आप पूरी तरह एडास पे डिपेंडेंट हो, इसलिए हरदम स्टीयरिंग पे हाथ रखो और हल्के फुल्के जिसे कहते हैं ना सेंसिटिव रहो। मगर फिर भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेम टाइम इसमें जो ड्राइवर ड्राउजीनेस वाला फीचर मिलता है कि अगर ड्राइवर हल्के से भी ड्राउजी हैं तो वो आपको हेल्प करते हैं इस बताने के लिए कि आप ऐसा ना करें। अभी देखो इसमें लेन असिस्टेंस चालू है तो अपने आप स्टीयरिंग उस चीज़ के लिए काम कर रहा है। ऑल्दो क्रूज़ कंट्रोल चालू नहीं है, मगर फिर भी क्योंकि वहाँ पर लेन असिस्टेंस चालू है तो कोने पे आपके पास में साइन आ रहा है और ये अपने आप गाड़ी जो है ये आपको लेन में रखने की कोशिश कर रही है। तो अगर आप शहर में चलो या आप थोड़े परेशान हो, नॉर्मल गाड़ी चलाते हो, तो आप इसको बंद कर दो। तो ये तो रहा हमारा बेसिक सारा का सारा एक्सपीरियंस ZS-EV का। और ऑल ओवर आई होप हमने आपके बहुत सारे जो सवाल थे उनको सॉल्व करने की कोशिश करी हो। फिर भी अगर आपके मन में और कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिएगा, विल ट्राई कि हम उन सारे सवालों के जवाब दें। और क्या क्या चीज़ें और आपको इलेक्ट्रिक कार में लगती है कि यार ये होगी तो ज़िंदगी और अच्छी होगी, अगर ऐसा भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। विल ट्राई कि हम उन सबका जवाब दें। आई होप व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा कि ऑफ रोडिंग की जाए क्या ZS-EV से। और साथ के अंदर ये उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो जो कि कहते हैं कि यार इलेक्ट्रिक कार में मज़ा नहीं आता। तब तक सबके मज़े लो, एंजॉय करो और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहो।
स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ और कुछ इंफॉर्मेटिव, कुछ फनी, मस्त वाले कंटेंट के साथ। तब तक बाय बाय।